संसद के पहले हफ्ते में जो कुछ घटा उसमें विपक्ष, खासकर कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा मैसेज है। आप चाहें तो इसे चेतावनी कह सकते हैं, और वो ये कि अगर उसे एनडीए की मोदी सरकार को संसद में साधना है, बार बार सवाल करने हैं, बैकफुट पे लाना है, तो उससे पहले उसे इंडिया गठबंधन के उन क्षेत्रीय दिग्गजों का भी पूरा ध्यान रखना होगा जिनकी वजह से ही विपक्ष 234 के डिफेंस नंबर तक पहुंच पाया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इन 4 से 5 दिनों में ही विपक्षी एकता में कई लूप होल नजर आए, हल्के फुल्के ही सही लेकिन हैं। पहला लूप होल तब दिखाई दिया जब टीएमसी ने कांग्रेस के स्पीकर कैंडिडेट को लेकर सवाल खड़े कर दिए और एक समय पर यह लगने लगा कि कहीं टीएमसी के सांसद एब्सटेन न कर जाएं, और एक तरफा कैंडिडेट घोषित करने पर उन्होंने आपत्ति जताई, नाराजगी जताई। अब दूसरा लूप होल देखा इमरजेंसी के मुद्दे पर। जाहिर तौर पर इमरजेंसी का जिक्र आया तो कांग्रेस अनकंफर्टेबल हुई, लेकिन सदन में इमरजेंसी के जिक्र पर जब कांग्रेसी डेलीगेशन स्पीकर से मिलने और विरोध दर्ज करने पहुंचा तो उसमें साथी दल नदारद थे। संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ खड़े अखिलेश यादव ने भी इमरजेंसी पर सरकार के प्रस्ताव की निंदा नहीं की। उल्टा उन्होंने तो ये कह दिया कि उनकी सरकार ने तो इमरजेंसी के पीड़ितों को पेंशन दी है। जाहिर है अखिलेश और तेजस्वी की पार्टियां इमरजेंसी और इमरजेंसी के वक्त पैदा हुए जेपी आंदोलन का ही उपज है। ऐसे में कांग्रेस का ये एक्सपेक्ट करना कि इमरजेंसी के विरोध में भी उनके साथी उनके साथ खड़े होंगे काफी हद तक गलत साबित हुआ। और आगे भी ऐसे कई मौके आएंगे जहां कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि रीजनल पार्टी की अपनी सियासत है, अपने मुद्दे हैं और बड़ी पार्टी होने के नाते सबको साथ रखने की जिम्मेदारी भी उसी की है। हालांकि आगे क्या होता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन सवाल सिर्फ सरकार चलाना है या बड़े कानूनों तक का नहीं, सरकार की साख का भी है। क्यों? क्योंकि इसी साल के अंत में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, और इसके अलावा अगले साल भी दिल्ली की बात कर लें, पश्चिम बंगाल में, बिहार जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, महाराष्ट्र, ये तमाम वो राज्य हैं जिनकी राजनीति सीधा दिल्ली को इम्पैक्ट करती है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जम्मू कश्मीर में भी आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव भी होंगे। अब ये चुनाव भले ही राज्यों के लिए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका इम्पैक्ट संसद पर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा प्रेसिडेंट के चुनाव पर। और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा दूर की कौड़ी समझती है, प्लानिंग करती है, रणनीति बनाती है, उसकी रणनीति अभी से तैयार है कि 2027 में होने वाले चुनाव की रणनीति क्या होगी, क्योंकि उससे पहले राज्यों के चुनाव जीतना बेहद ज़रूरी हो जाता है। 2027 में यानी 3 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधानमंडल भी वोटिंग करते हैं। यानी अगर विपक्ष इन राज्यों में भी बढ़िया करने में कामयाब रहता है तो फाइट क्लोज हो जाएगी, और ऐसे में एनडीए के साथी दलों का जो रोल है वो और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या तब भी मोदी सरकार ये तेवर और मजबूती बरकरार रख पाएगी, या संतुलन साधने की कोशिश में सॉफ्ट होती नजर आई। फिलहाल 18वीं लोकसभा के पहले हफ्ते का जिस तो यही है कि विपक्ष चाहता है कि पहले जैसा समझने की गलती ना की जाए, तो वहीं सरकार का मैसेज भी क्लियर है कि मैथमेटिक्स भले ही बदला हो, मिजाज नहीं बदला। लेकिन मैसेज, मैथमेटिक्स, संकेत और सियासत के इस खेल में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। कई सवाल भी बाकी हैं। फिर भी 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले हफ्ते में जो तस्वीरें दिखी हैं उनसे फ्यूचर की एक झलक तो नजर आती है।